2024 लोकसभा चुनाव होने में अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ पीएम मोदी हैं तो दूसरी तरफ सारा विपक्षी खेमा एकजुट होने में लगा है। लेकिन चुनाव से पहले ही विपक्ष की हवा निकलती नजर आ रही है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में हफ्ते भर का भी वक्त बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के रुख को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल बेंगलुरु की बैठक के लिए निमंत्रण मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर से अध्यादेश को लेकर बंदूक कांग्रेस की तरफ तान दी है। केजरीवाल ने दावा किया है कि पटना वाली बैठक में कांग्रेस ने संसद सत्र से 15 दिन पहले अपना अध्यादेश पर रुख बता देने का वादा किया था। इस बयान के बाद कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया है कि केजरीवाल का रवैया बचकाना है और 15 दिन की बात आदतन झूठ है। कांग्रेस के मुताबिक विपक्षी एकता की बैठक का उद्देश्य 2024 के लिए रणनीति बनाना है, न कि दिल्ली पर आए अध्यादेश पर चर्चा करना। कांग्रेस ने साफ तौर पर केजरीवाल के दावे को नकार दिया। वहीं इससे पहले पटना में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर की सीएम उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर केजरीवाल को घेर लिया था। केंद्र सरकार ने कश्मीर को लेकर जब ये बड़ा फैसला लिया था तब आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया था। बैठक में जैसे ही केजरीवाल ने बीजेपी सरकार की तानाशाही रवैये पर सभी विपक्षी दलों का समर्थन मांगा तो उमर ने उन्हें 370 पर उनका बयान याद दिला दिया। यही नहीं, केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग वाले तर्क पर उन्हें पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न वाले सवालों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बाकी के विपक्षी दलों के मन में सवाल ये भी है कि जिस तेजी से दिल्ली के अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार सबका समर्थन चाहते हैं, वैसा ही परिपक्वता वो बाकी दलों के लिए दिखा पाएंगे। बीजेपी को हटाने के लिए विपक्षी एकता का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि जिस राज्य जिस पार्टी का पलड़ा भारी हो तो बाकी के दल वहां उसे सहयोग करें। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। अरविंद केजरीवाल ने पटना की बैठक के बाद ग्वालियर से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। यही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कैंपेनिंग शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी को ये अच्छे से मालूम है कि वो इन राज्यों में चुनाव जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वोट कटवा जरूर बन जाएगी। अब ऐसे में गुजरात से लेकर गोवा और दिल्ली के चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि केजरीवाल विपक्षी एकता से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल के अहम नेताओं के बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं निकलता तो बेंगलुरु में ही विपक्षी एकता का केजरीवाल के रूप में विकेट गिरने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोदी सरकार से दो हाथ करने में लगे हैं। दिल्ली का विकास गया गड्ढे में केजरीवाल को समस्या सिर्फ पीएम मोदी से है। इसलिए केजरीवाल काम धाम छोड़कर सिर्फ सवाल उठाने में बिजी रहते हैं। इसी कड़ी में इस बार उन्होंने जीएसटी की जांच को पीएमएलए से जोड़ने को व्यापारी विरोधी कदम बताया है। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जोड़ा है, यानी जीएसटी की जांच अब ईडी कर सकेगा। इसी पर केजरीवाल ने दावा किया है कि व्यापारियों का बड़ा हिस्सा मजबूरी और जानबूझकर जीएसटी नहीं देता। अब जीएसटी के मामले में व्यापारियों को ईडी गिरफ्तार करेगी। केजरीवाल ने कहा है कि देश के छोटे व्यापारी भी ईडी के जाल में फंसेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ईडी के पास जीएसटी के मामले में पहुंचने से व्यापार को बड़ा झटका लगेगा। वहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार ने ईडी को जीएसटी जांच करने की जिम्मेदारी क्यों दी है। ईडी पहले से ही जीएसटी के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की जांच कर रही है। ईडी की जांच में पता चला कि कुछ लोगों ने पैन और आधार नंबर का इस्तेमाल कर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शेल कंपनियां बनाई।
केंद्र और राज्यों की सरकारों ने फिजिकल वेरिफिकेशन के वास्ते 60,000 से ज्यादा जीएसटी नंबरों को चुना है। इनकी पड़ताल पहले से चल रही है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जीएसटी को ईडी की जांच के तहत लाने से कारोबार चौपट हो जाएगा और व्यापारी सिर्फ बचने के रास्ते निकालने में ही उलझ जाएंगे। जबकि हकीकत ये भी है कि जीएसटी के नाम पर तमाम फर्जीवाड़े कई बार पकड़े जा चुके हैं। ये फर्जीवाड़े कुछ लाख के नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। जिन जीएसटी नंबरों की जांच हुई है उनमें से अब तक 25% फर्जी निकले हैं। कई मामले इनपुट क्रेडिट टैक्स को भी फर्जी तरीके से सरकारी कोष से वापस लेने के लिए भी आए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी बकायदा कह चुके हैं कि उनका विभाग फर्जी बिलिंग और फर्जी चालान पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर है। कुल मिलाकर आंकड़े बता रहे हैं कि जीएसटी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ही ईडी को सरकार ने जीएसटी मामले की जांच का अधिकार दिया है। बाकी रही जीएसटी जमा न करने की बात, तो अरविंद केजरीवाल का ये दावा भी गलत माना जा सकता है, क्योंकि जीएसटी लगातार 1.50 लाख करोड़ से भी ज्यादा मिल रहा है। यानी ज्यादातर व्यापारी जीएसटी दे रहे हैं, जबकि केजरीवाल का कहना है कि व्यापारियों का बड़ा हिस्सा जीएसटी से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में बीजेपी ने आखिरकार शिवसेना और एनसीपी दोनों से बदला ले लिया। शिवसेना भी दो टुकड़े में बट गई और अब राजनीति के चाणक्य शरद पवार का भी घमंड टूटा और पार्टी बट गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पवार को इस बार झटका छोटे पवार ने ही दिया। एनसीपी में हुई बगावत से शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार आपस में टकरा रहे हैं। शरद पवार ने अजीत पवार और उनके साथ विधायकों की बगावत के बाद सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। पवार ने कहा था कि मोदी ही इन सब के पीछे हैं। मोदी पर एनसीपी में बगावत का ठीकरा फोड़ने वाले शरद पवार अब पीएम के साथ एक ही मंच पर दिखने वाले हैं। खास बात यह है कि इस मंच पर शरद पवार के बागी भतीजे अजित पवार के अलावा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मोदी और शरद पवार के साथ मौजूद रहेंगे। ये सुनकर आपको अचरज हो रहा होगा कि आखिर सियासी दुश्मन एक दूसरे के साथ मंच क्यों साझा करने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी को 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष रोहित तिलक ने इसकी जानकारी दी। पुरस्कार समारोह के दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 103वीं पुण्यतिथि है। इसी कार्यक्रम में शरद पवार को भी बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है। रोहित तिलक के मुताबिक मोदी को सम्मानित किए जाने के मौके पर अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया गया है। मोदी को यह सम्मान देश के प्रति जागरूकता और प्रेम बढ़ाने, आत्मनिर्भर भारत बनाकर देश को तरक्की देने, नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने और भारत को विदेश में स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। खास बात यह भी है कि तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष रोहित तिलक खुद कांग्रेस के नेता हैं। इसी वजह से कांग्रेस विरोध में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी को ये सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। उसका तर्क है कि मोदी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत के गरमाने के आसार दिख रहे हैं। सबकी नजर इस पर भी टिकी है कि कार्यक्रम में शरद पवार और मोदी अपने संबोधन में क्या बोलते हैं। उनके बयानों से ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र की सियासत आने वाले वक्त में किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बयानों की जंग जारी है। शिंदे उद्धव को उधेड़ने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। हालांकि इस बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस जंग की वजह बने। दरअसल उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के बारे में बयान दिया था, जिस पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर जो बातें कही है वो निंदनीय है। शिंदे ने मीडिया से कहा कि साल 2000
2019 में लोगों से विश्वासघात करना, बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्याग कर कुर्सी के लालच में सब कुछ भूलना, ये सब तो उद्धव ठाकरे ने किया। फिर उनको देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोलने का क्या हक है? दरअसल उद्धव ठाकरे ने बीते सोमवार को नागपुर में देवेंद्र फडणवीस को शहर का कलंक बताया था। नागपुर देवेंद्र फडणवीस का गृह नगर है। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2015 में देवेंद्र फडणवीस के दिए एक इंटरव्यू का वीडियो भी चलाया। इसमें फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी कभी भी एनसीपी से गठबंधन नहीं करेगी। अब एनसीपी के अजित पवार धड़े को सरकार में साथ लेने के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे ने जनता के सामने कहा था कि उन्होंने 3 बार नहीं कहा, लेकिन हकीकत में इसका मतलब हाँ था। ये आपके नागपुर की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की तरफ से खुद को नागपुर का कलंक बताने पर प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा था कि उनको अपने पुराने दोस्त और आज प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे की सोच और व्यवहार पर दया आती है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी थी और कहा था कि मौजूदा हालात का उद्धव की सोच पर बड़ा असर पड़ा है। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा था कि जब भी कोई ऐसी मानसिकता से बोलता है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया वो नहीं देना चाहते। अब सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार पलटवार करते हुए उनको विश्वासघाती बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।